कांग्रेस के एक नेता हैं, पहले राजनयिक थे, लेखक भी हैं। नाम है शशि थरूर। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में अपने लेख में वो एक बात बताते हैं कि जिस वक्त जापान की प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर थी, इत्तेफाकन मैं उसी समय जापान में था। अपने तजुर्बे, भारत और जापान के बीच हुई डील्स का जिक्र करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखे अपने लेख में। फिर एक ज़रूरी बात बताते हैं कि किस तरह से भारत की लड़कियों को जापान जाकर नौकरी करनी चाहिए और इसके लिए उनके पास एक आइडिया है जो वो साझा कर रहे हैं हम आपके साथ। केयर इकॉनमी डेवलप करने की बात है। थरूर का मानना है कि एक तरफ जापान है जो आबादी घटने के एक अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। वहाँ काम करने वालों की तादाद घट रही है, बुजुर्गों की तादाद बढ़ रही है और उनकी स्वास्थ्य सेवा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और तकनीकी प्रबंधन सब पर प्रेशर आ रहा है। दूसरी तरफ है भारत, जहां आबादी लगातार बढ़ रही है। हर साल लाखों नौजवान जो तकनीक के जानकार हैं काम की दुनिया में कदम रखते हैं, पर उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। एक लंबी और सोची समझी साझेदारी इस उल्टी तस्वीर को दोनों के फायदे में बदलकर सीधा कर सकती है। पर यह थोड़े वक्त के लिए मजदूरों को भेजने जैसा नहीं होना चाहिए। एक पॉलिसी बननी चाहिए जो कामगारों को सांस्कृतिक तालमेल में मदद करे, उनकी हिफाजत करे और जापान की बुजुर्ग आबादी को बेहतरीन देखभाल दे सके। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये इंडियन एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम है, नाम है वैचार की, जिसमें हम अपने ओपिनियन के पन्नों पर छपे विद्वानों की राय आपके साथ हिंदुस्तानी ज़बान में साझा करते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा, इस दफ़ा शशि थरूर के कॉलम पर बात। वो लिखते हैं, जुलाई के पहले हफ्ते में जब जापान की प्रधानमंत्री सुनाए तकाइची दिल्ली में थी, तब मैं जापान में। दोनों यात्राओं का आपस में संबंध नहीं था, लेकिन दोनों देशों के संबंध दुनिया बदलने की ताकत कैसे रखते हैं ये लोगों को जानना चाहिए। तकाइची का ये पहला आधिकारिक दौरा था। 1 से 3 जुलाई तक मौका 16वें भारत जापान सालाना शिखर सम्मेलन का। इंडो पैसिफिक की कूटनीति के लिए एक बड़ा मोड़ था। इंडो पैसिफिक यानी हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक फैला एक रणनीतिक क्षेत्र, जिसमें भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देश आते हैं। इस दौरे में जापान ने भारत के बुनियादी ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में करीब 1,19,000 करोड़ के नए निवेश का ऐलान किया। कुल 129 समझौते हुए। थरूर आगे लिखते हैं कि आज जब दुनिया भर में लोकतंत्र दबाव में है, तब भारत और जापान एशिया में स्थिर लोकतांत्रिक शासन के मजबूत खंभे हैं। मिलाकर देखें तो दुनिया का हर 5वां व्यक्ति इन्हीं दोनों देशों में रहता है, कम से कम कानूनी रूप से। और इसी सोच से एक और बड़ा विचार निकलता है, भारत जापान की साझा केयर इकॉनमी यानी देखभाल से जुड़ी अर्थव्यवस्था। जापान ने हालांकि बुजुर्गों की देखभाल में महारत हासिल की है, खास रोबोट बनाए हैं, बुजुर्गों के अनुकूल ढांचा तैयार किया है। आने वाले दशकों में भारत के सामने भी एक अजीब स्थिति होगी। खूब सारी नौजवान आबादी भी होगी और दुनिया की सबसे बड़ी बुजुर्ग आबादियों में से एक भी होगा। ऐसे में भारत जापान के इन तरीकों से सीख सकता है और बुढ़ापा एक बड़ा राष्ट्रीय संकट ना बने, उससे पहले ही हम एक टिकाऊ केयर इकॉनमी बना सकते हैं। और इसमें महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी पर भी विचार करना चाहिए। भारतीय महिलाओं के लिए ऐसे रास्ते बनाए जा सकते हैं जिनसे वो जापान में ट्रेनिंग लेकर काम कर सकें, वो भी सुरक्षित आवास, तरक्की के मौके और उत्पीड़न से मुक्त माहौल की गारंटी के साथ। इस एक तीर से 2 निशाने सधेंगे। जापान में देखभाल करने वालों की कमी पूरी होगी और भारत में महिलाओं की काम में भागीदारी भी बढ़ेगी। आबादी के इन विचारों को उद्योग की मजबूती से जोड़ने वाली कड़ी है जापान की हार्डवेयर में महाभारत। ये दूसरा तर्क है। थरूर अपने तर्क का विस्तार करते हुए लिखते हैं कि आबादी के इन विचारों को उद्योग की मजबूती से जोड़ने वाली कड़ी है जापान की हार्डवेयर में महारत और भारत की डिजिटल तकनीक में महारत। जापान अपनी बारीक इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशहूर है। भारत ने डिजिटल दुनिया में अपनी अगुवाई साबित की है, चाहे वो बड़े पैमाने का डिजिटल ढांचा हो या आसानी से ढलने वाली एआई तकनीक। दोनों देश मिलकर अगली पीढ़ी की कई चीज़ें बना सकते हैं, जैसे बुजुर्गों और दिव्यांगों की मदद करने वाली तकनीक, स्मार्ट मेडिकल उपकरण और अपने आप चलने वाले लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। पर इस पूरी साझेदारी की असली कसौटी क्या है? जापान ने विश्व युद्ध के बाद आर्थिक चमत्कार कर दिखाया कि जब आर्थिक नीतियां आम नागरिक को मजबूत करती हैं, तभी देश में स्थायी स्थिरता और खुशहाली आती है। अगर भारत अपने छोटे शहरों, टियर 2, टियर 3 शहरों और टाउन्स में मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और तकनीक ढांचे पर ध्यान दे, तो वो भी जापान की इस कामयाबी को दोहरा सकता है। भारत और जापान अनिश्चितता के इस दौर में आगे बढ़ रहे हैं। जापान से हमारा ये गहराता रिश्ता पूरी दुनिया के लिए एक मजबूत और रचनात्मक मिसाल पेश करता है। ये थी शशि थरूर की राय वैचारिकी के तहत। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको लगता है कि ये एक ज़रूरी कॉलम है, अनवरत चालू रहना चाहिए, निर्बाध ढंग से चालू रहना चाहिए, तो भी इसके बारे में अपनी राय साझा करें और शेयर भी करें लोगों के साथ,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर वैचारिकी की, जिसमें आप और भी विद्वानों के कॉलम्स वीडियो अवतार में हिंदुस्तानी ज़बान में जाकर देख सकते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि देश दुनिया के मामलों में उनको एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन उनकी होनी चाहिए, या फिर ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें लगता है कि देश दुनिया के बारे में जानना ज़रूरी है, उनके लिए वैचारिकी एक अनिवार्य खुराक है। शुक्रिया।